मनोज कुशवाहा। और आज का जो चर्चा का विषय है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। तो हम ज़्यादा समय गवाए बिना मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे चर्चा स्टार्ट करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मीन्स हम चीज़ें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसलिए मीट्री। अगर स्कोप ही होता तो केवल हम देख सकते हैं, रेडिएशन का यूज़ करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जनरली दो सिद्धांत पर काम करता है, एसिड और बेस के सिद्धांत पर काम। कि जो एसिड होंगे वो प्रोटॉन डोनेट करेंगे और जो बेस होंगे वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो अब एसिड बेस का कंसेप्ट है, तो जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे उनके मास में 1 डाल्टन की कमी आएगी और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे उसके मास में 1 डाल्टन की वृद्धि होगी। तो हम जनरल सा एक डायग्राम बनाते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर होता कैसा है और ये एसिड बेस थ्योरी कहाँ लागू होती है और कैसे हम स्पेक्ट्रम रीड करेंगे और फिर इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो जनरली मास स्पेक्ट्रोमेट्री कपल्ड है एलसी के साथ, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ। और ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो कि एचपीएलसी है, ये कंपाउंड डिलीवर करती है सॉल्वेंट में जो सोल्यूबलाइज होते हैं, ये पर्टिकुलरली सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज होते हैं। मेनली मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जो सॉल्वेंट होते हैं वो वोलेटाइल इन नेचर होने चाहिए। तो हम देखते हैं कौन कौन से सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और देखते हैं कि क्या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले तो यहां पर होगा सॉल्वेंट सिस्टम ए बी। अगर आप बाइनरी यूज कर रहे हैं तो 2 सॉल्वेंट सिस्टम, और आप क्वाटरनरी पंप यूज कर रहे हैं तो 4 सॉल्वेंट सिस्टम। लेकिन जो बाइनरी पंप होते हैं वो क्वाटरनरी पंप से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और यहां पर देखते हैं सॉल्वेंट सिस्टम कौन कौन से होंगे। यहां पर सॉल्वेंट सिस्टम ए, एक सॉल्वेंट सिस्टम बी। ए हमेशा एक्वस रहेगा, वाटर, और ये ऑर्गेनिक रहेगा, बी ऑर्गेनिक रहेगा। ऑर्गेनिक सिस्टम में आपका एसीटोनाइट्राइल, मीथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल ये हो सकते हैं। बेसिकली एसीएन किसी भी ऐसे सिस्टम के लिए सोल सॉल्वेंट माना जाता है क्योंकि उसमें बैक प्रेशर कम आता है। और स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो एसीएन ज्यादा कंपाउंड इल्यूट करता है कंपेयर टू मीथेनॉल। तो कुछ कंपाउंड जो एसीएन में थोड़ा कम गैप से आते हैं वही कंपाउंड मीथेनॉल में दूर दूर हो जाते हैं। ए बी और ये बी, ऐसा रेजोल्यूशन आपको एसीएन और मीथेनॉल वगैरह देखने से मिल सकता है। वाटर इसलिए क्योंकि वाटर की टेंडेंसी है प्रोटॉन ले भी लेगा, प्रोटॉन दे भी देगा। अगर प्रोटॉन ले लेगा तो उस कंपाउंड में 1 डाल्टन कमी हो जाएगी, और प्रोटॉन दे देगा तो उस कंपाउंड में 1 डाल्टन की वृद्धि हो जाएगी, 1 डाल्टन बढ़ जाएगा। और इसके साथ इसमें फॉर्मिक एसिड यूज किया जाता है, मॉडिफायर जिसको बोलते हैं मोबाइल बेस्ड मॉडिफायर। फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, टीएफए है, ये यूज किया जाता है। नॉर्मली फॉर्मिक एसिड यूज करते हैं क्योंकि फॉर्मिक एसिड सॉल्वेंट में प्रोटॉन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे M+H आने की संभावना बढ़ जाती है। अब सॉल्वेंट सिस्टम हो गया। सॉल्वेंट सिस्टम को एक पंप के द्वारा डिलीवर किया गया, पंप के द्वारा डिलीवर किया गया। यहां पर एक ऑटो इंजेक्टर है जो कि आपके कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट को जिस मोबाइल फेज में आपने डिसॉल्व किया है उस मोबाइल फेज को इस सिस्टम में एंटर कर देगा। जैसे ही आपका कंपाउंड यहां पर एंटर हुआ तो वाटर से प्रोटॉन लेगा, वाटर से प्रोटॉन देगा, तो यहां पर वो पहले से ही चार्ज हो जाएगा, या तो M+H हो जाएगा या तो M-H हो जाएगा। तो अब हम जैसे ये कंपाउंड इसमें हुआ, एंटर हुआ, इसके बाद ये पहुंचेगा सीधा मास स्पेक्ट्रोमीटर पर। जो पहला मास स्पेक्ट्रोमीटर का फेज है वो है नेबुलाइजर।
नेबुलाइजर में एक इनर्ट गैस पहले से फ्लो हो रही होती है और ये सॉल्वेंट सिस्टम जब उसके संपर्क में आता है तो एक फुहार टाइप की बनती है, नेबुलाइजेशन होता है, जिससे जो लिक्विड है सॉल्वेंट सिस्टम में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पहले से पता है या तो उसने प्रोटॉन ले लिया होगा या दे दिया होगा। तो मतलब कि अब जब नेबुलाइजर में लगभग 12 लीटर पर मिनट, 14 लीटर पर मिनट की गैस फ्लो हो रही होती है नाइट्रोजन, अब वो नाइट्रोजन इस सॉल्वेंट सिस्टम के साथ उसको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। अब सोचो आपकी ये एक बड़ी ड्रॉपलेट है जिस पर ऑलरेडी चार्ज जो कि प्लस एच है या तो माइनस एच है, वो मॉलिक्यूल प्रेजेंस है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव 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 भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए आप कि जैसे ही यहां पर ड्रॉपलेट्स बने, यहां पर टेम्परेचर रहता है 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है। आप अपने कंपाउंड को कैसे आयनाइज कराना चाहते हैं वो इस टेम्परेचर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पर आयनाइजेशन कम होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर लगा ड्रॉपलेट छोटी हो गई, छोटी हो गई तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर सरफेस पे बहुत पास पास आ गए, और इसके बाद होता है कूलाम बर्स्ट। कूलाम बर्स्ट से क्या होगा, ये रिपल्सन के थ्रू ये ड्रॉपलेट फट जाएगी, और फट जाने के बाद ये आयंस इस प्रकार से ब्लास्ट के दौरान इसे मूव करने लगेंगे। अब साथ साथ यहां पर एक लगी होती कैपिलरी, चूंकि बात कर रहे हैं हम ESI की इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन, इसका मतलब है आयनाइजेशन ऑफ द कंपाउंड इन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपिलरी के दोनों एंड पे लगभग 4000 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट होता है। अब ये पोलैरिटी चेंज होती रहती है, जिस कारण से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे में अट्रैक्शन रिपल्शन हमारा कंसेप्ट हम भी जानते हैं, विभवांतर जिसको बोलते हैं, कि एक वोल्टेज डिफरेंस पैदा होता है जिससे आयंस मूव करते हैं। साथ साथ इधर वैक्यूम चल रहा होता है। वैक्यूम भी ऐसा, अगर हम ट्रिपल क्वाड की बात करें जिसमें 3 क्वाड्रापोल होते हैं, बीच में कॉलिजन शेल होता है, उसको भी क्वाड्रापोल की तरह काउंट कर लिया जाता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें अगर ट्रिपल क्वाड की बात करें तो 10 टू दी पावर -5 का और होगा, लेकिन अगर हम HRMS की बात करें, हाई रेजोल्यूशन मास की बात करें, टॉस की बात करें, तो उसमें 10 टू दी पावर 7 -7, 10 टू दी पावर -9 टॉर वैक्यूम होगा। इतने हाई वैक्यूम पे ये आयंस अंदर की ओर मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही कैपिलर के थ्रू ये मूव हुए आगे आगे इनको मिलती है क्वाड्रापोल रॉड्स। ये कैपिलरी हो गई, और आगे मिलती है इनको क्वाड्रापोल रॉड्स। क्वाड्रापोल रॉड्स आयन कलेक्टर रॉड्स होती हैं। इन पे विदिन अ माइक्रो सेकेंड वोल्टेज चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो आयन जो तो या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, जो आयन इसके अंदर मूव किया और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रॉड्स के वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो ये आयन इन रॉड्स में ऐसे ऐसे मूव करने लगता है। चूंकि वैक्यूम है तो आगे की तरफ ही मूव करेगा। अब आयन मूव कर गया फिर पहुंचे डिटेक्टर के पास। तो डिटेक्टर के पास जितना टाइम लगा पहुंचने में, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बेसिस पे हमें ही सेपरेशन देखने को मिलता है। चूंकि ट्रिपल क्वाड इंस्ट्रूमेंट में कोई टॉप ट्यूब नहीं होती, जिस कारण से वो कंपाउंड लो रेजोल्यूशन होते हैं, क्योंकि उनके टाइम ऑफ फ्लाइट में इतना ज्यादा अंतर नहीं होता। तो ट्रिपल क्वाड की अगर हम बात करें तो 0.5 डाल्टन प्लस माइनस कंसिडरेबल होता है। यही कारण है कि पेरेंट टू डॉट आयन कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं MRM मल्टीपल रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, वो सिस्टम इसमें संभव हो जाता है। अब यहां पर डिटेक्टर हुआ, डिटेक्ट हो गया, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल बनी, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल बनी। उसके बाद आप कहा जाता है स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम में आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको मिलेगी इंटेंसिटी, परसेंट इंटेंसिटी, परसेंट इंटेंसिटी, अबंडेंस, दो चीजें आप 22 वर्षा इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो रिलेटिव इंटेंसिटी है वो अगर कोई पीक बड़ी होगी तो उसको 100% कंसीडर कर लेती है, पर बाकी की पीक्स की अबंडेंस के हिसाब से वो उसके हिसाब से कंसीडर करती है। एक्स एक्सिस पे होती है एम बाई जेड वैल्यू, मास टू चार्ज रेशियो वैल्यू। तो अब ये जो मास टू चार्ज रेशियो वैल्यू ये टाइम ऑफ फ्लाइट पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है मैं बताता हूं आपको, कि चूंकि हमने पढ़ रखा है ये एम बाई जेड वैल्यू, ये मास ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, ये मास ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। तो यहां पर अगर जैसे ये पीक 100% है तो 100% इंटेंसिटी की हो जाएगी, ये लगभग 50% तो 50% इंटेंसिटी की हो जाएगी, ये 50% इंटेंसिटी हो जाएगी। तो ये 100% वो उसके रिलेटिव भी 50-50% है, मतलब ये इस पीक की आधी इंटेंसिटी की पीक है। अब देखिए कि कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट और कैसे मास मूवमेंट कैसे करते हैं। मतलब ये देखिए कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो यहां से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 2ke अपॉन m अंडर रूट 2ke अपॉन m। तो जैसे ही हम मास बढ़ाएंगे उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो डिटेक्टर पर पहले पहुंचेगा, तो मतलब ये है कि ये पीक पहले आ गई, ये बाद में आई और ये उसके बाद आई। तो मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, तो डिटेक्टर में देर में पहुंचेंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है टाइम ऑफ फ्लाइट का, और ये मास इंटेंसिटी पे। अब ये पीक जो है, ये पीक m प्लस एच के फॉर्म में होगी, m प्लस एच के फॉर्म में या m माइनस एच के फॉर्म में। तो हम बात करेंगे यहां पर कि कौन कौन से एडक्ट जो हैं वो बनते हैं और कैसे मास रीड का स्पेक्ट्रम रीड करना है। तो कौन कौन से एडक्ट बनते हैं, तो जनरली ESI सोर्स में जो एडक्ट फॉर्म होते हैं दो प्रकार के मोड होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव मोड में जो एडक्ट बनेंगे वो बनेंगे m प्लस एच, टू एम प्लस एच। डाइमर ही बन सकता है, ये डिपेंड करता है कंपाउंड कंसंट्रेशन पे। अगर आप हायर कंसंट्रेशन इंजेक्ट करते हो तो वही मॉलिक्यूल डाइमर बना लेता है। m प्लस अमोनिया, m प्लस H3O, मुख्यतः आपको ये देखने को मिल सकते हैं। m प्लस सोडियम, m प्लस पोटेशियम, 2m प्लस सोडियम, 2m प्लस पोटेशियम। ये सब पॉजिटिव मोड में। अगला देखो नेगेटिव मोड में आपको जो पीक्स मिलेंगी वो m माइनस एच, 2m माइनस एच, m प्लस क्लोरीन बट नेगेटिव मोड, 2m प्लस क्लोरीन बट नेगेटिव मोड। कुछ कंपाउंड में SO4 ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे ग्लूकोसिनोलेट्स। तो वो कंपाउंड SO4 नेगेटिव करके डोनेट करके प्लस पोटेशियम दिखा देते हैं पॉजिटिव मोड में।
तो ये तो स्पेक्ट्रा में देख के पता चलता है कि वो कौन से फॉर्म में है, कितना डाल्टन का गैप है, और ये एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितने सारे नेचुरल प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल्स या मार्केटेड ड्रग्स आपने एनालिसिस की हैं। तो उसमें आपको ये देख देख के पता चलता है, स्पेक्ट्रा देख देख के आपको ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो ये जनरली ये इस प्रकार के एडेक्ट आपको मिल सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर कंपाउंड ना तो प्रोटॉन ले रहा है ना ही प्रोटॉन दे रहा है, ऐसे कंपाउंड का मास नहीं आता। या फिर ऐसे कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स में है, जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट कॉम्प्लेक्स है ऑलरेडी, तो इन कंपाउंड्स का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो लगभग ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इनर्ट गैस की तरह व्यवहार करते हैं और इस कंपाउंड में मास नहीं आते। जैसे प्लेटिनम का सिस्प्लेटिन एक ड्रग है जिसका मास नहीं डिटेक्ट होता, उसको आपको डेरिवेटाइज करना पड़ता है तभी जाके मास डिटेक्ट होता है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें क्वाटरनरी अमोनिया है, क्वाटरनरी नाइट्रोजन है, ऐसे कंपाउंड एज इट इज आते हैं, वो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो उनका मास में ना प्लस होता है ना माइनस होता है, वो एज इट इज आते हैं। जैसे किसी कंपाउंड का जेरार्ड रिएजेंट से डेरिवेटाइज कर दो आप, तो ऑलरेडी चार्ज हो जाता है, ऑलरेडी चार्ज होने से इनकी सेंसिटिविटी हाईली इंक्रीज हो जाती है। तो ये एडेक्ट आपको मेनली देखने को मिल सकते हैं पॉजिटिव में और नेगेटिव में। जैसे एम, यहां पर हम देखते हैं कौन कौन से एडेक्ट यहां पर आ सकते हैं। सपोज करो एक कंपाउंड है जो साइटोचैलेसिन है, तो हो सकता है मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊं, या एक मेरा पेपर एरिथ्रोमाइसिन पे है जिसमें मार्केट की टेबलेट को लेकर हमने उसमें 7 या 8 नए डेरिवेटिव ऑफ एरिथ्रोमाइसिन निकाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मास डिटेक्ट किए हैं। और हाँ, एक बात और, मास स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन का श्योरिटी नहीं है। आप ये पता लगा सकते हो कौन सा ग्रुप जुड़ा और कौन सा ग्रुप निकला ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन गैप। जैसे किसी में एसिड है तो अगर उसमें CO2 निकल जाता है, एक OH निकल जाता है, तो एक CO निकल जाता है, एक OH निकल जाता है, 18 डाल्टन का वहां से एक CO 28 डाल्टन का वहां से निकल जाता है, या मल्टीपल 16 और 18 के डाल्टन के गैप से मिलते हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई ये एक पॉलीकीटाइड कंपाउंड है, इसमें इतने का गैप हो गया, ये इतना डाल्टन निकल गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसकी पोजीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, कहाँ जुड़ा है और कहाँ नहीं जुड़ा है। इसके लिए NMR से कंफर्मेशन होता है, लेकिन लो से लो क्वांटिटी पे केवल मास स्पेक्ट्रोमीटर वर्क करता है, NMR नहीं करता। तो ये तो हो गए M+H। फॉर एग्जाम्पल की अगर हमारे कंपाउंड का मास 500 है और ये एसिडिक इन नेचर है, तो एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा, तो इसका मास हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री में 499 दिखाई देगा। अगर ये पॉजिटिव में प्रोटॉन ले लेता है तो ये 501 दिखाई देगा। अगर ये पॉजिटिव में 2M+H एडेक्ट बनाता है, मतलब 500 दूनी 1000 प्लस H 1001 दिखाई देगा। तो ये M+H हो गया, ये 2M+H हो गया। M प्लस अमोनिया 18 तो 518 हो जाएगा। M+Na 523 हो जाएगा, सोडियम का मास 23 तो 523 हो जाएगा। M+ पोटेशियम ये 539 हो जाएगा। 2M+ सोडियम तो ये हो गया भाई 500 दूनी 1000 और 23 तो 1023 हो जाएगा। 2M+ पोटेशियम ये हो जाएगा आपका 1039। हाँ, किसी भी केस में M+2Na नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे अमीन प्रेजेंट है, तो फिर वो डबली चार्ज हो जाएगा। अगर 2 प्रोटीन लेगा, 2 सोडियम लेगा तो डबली चार्ज हो जाएगा, 2 प्रोटॉन लेगा तो डबली चार्ज हो जाएगा, तब उसका मास जो है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि M/Z फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, मास अपॉन चार्ज। चार्ज बड़ा, मास अपने आप कम। तो प्रोटीन मल्टीपल चार्ज आते हैं। हम एक कंपाउंड है मार्केटेड एंटीबॉडी रेटोक्सिमेब, उसका आपको स्पेक्ट्रा दिखाएंगे। तो ये एक जनरल सा प्रिंसिपल है, M+H, M+ सोडियम, M+ पोटेशियम, M+Na, 2M+Na, ये ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तो हो गई थ्योरी वाली बातें कि किताब में देखने से उतना ही समझ में आता है, लेकिन जब आप स्पेक्ट्रा देखते हो तब आपको एक्चुअल मास पता चलता है।
और हाँ एक बात और कि धरती पर जितने भी हमारी बॉडी में जितने भी हमारे एक्चुअली हम कहें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, वो हमारे टेरेस्ट्रियल एलिमेंट सिस्टम से मिलते हैं। मतलब जहां हम रहते हैं, जहां हमने खाया है, जहां हमने पिया है, वहां की आबो हवा से हमारे एलिमेंट मैच करते हैं। और उनका जो आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो उसी टेरेस्ट्रियल सिस्टम से मैच करना चाहिए जहां हम पैदा हुए हैं, जहां हम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की कार्बन 12 का जो आइसोटोपिक रेशियो है, कार्बन 12 ये 99%, कार्बन 13 ये 1%। प्रोटॉन की बात करो तो आप 99.99 और ड्यूटेरियम की बात करोगे आप तो 0.01%। तो जो पहली पीक आएगी M+H, वो निश्चित ही जो पहली पीक आएगी वो कार्बन 12 है, उसमें प्रोटॉन एक जुड़ गया ये वाला। जो अगली पीक आएगी जिसका आइसोटोपिक रेशियो का बाजू वाला वो आएगी, उसमें भी एक प्रोटॉन जुड़ा, लेकिन हो सकता है वो कार्बन 13। तो अब अगर कार्बन धरती पर जो आइसोटोपिक रेशियो है वो 99:1 है, और अगर हम एक ऐसा हमारे पास कोई ऐसा या कोई उल्का पिंड है या हम कहें कि किसी दूसरे ग्रह का सैंपल है, तो वो जो उसका जो रेशियो है अगर धरती से मैच कर गया, इसका ये मतलब है कि वो धरती से ही मैच करता है। और अगर धरती से मैच नहीं करता है, अगर मतलब धरती को कोई ऐसा प्राणी है जिसमें 99:1 का कार्बन रेशियो नहीं है, जिसमें 18:20 का कार्बन रेशियो, इसका मतलब है कि वो धरती से नहीं है, उसका आइसोटोपिक रेशियो मैच नहीं करता। तो चलो हम अब देखते हैं स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रा कैसे रीड करते हैं। तो अब हम रीड करते हैं मास स्पेक्ट्रा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ये आप देख पा रहे हैं कर्सर, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ESI, TIC, स्कैन 135 वोल्ट, CF 0.00 और ये इसका कंपाउंड का नाम लिखा है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ESI मतलब एक ही साथ दोनों मोड रिकॉर्ड किए गए हैं, पॉजिटिव मोड में भी नेगेटिव मोड में भी। TIC मतलब टोटल आयन क्रोमेटोग्राम, और दिस इज द क्रोमेटोग्राम। और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंपाउंड इल्यूट हुए हैं जिनकी अलग अलग पीक्स दिख रही हैं। जैसे आपको 12 से 14 मिनट के बीच में एक पीक दिख रही है, एक आपको 18 मिनट के समथिंग पीक दिख रही है, और एक आपको 28 मिनट की समथिंग पीक दिख रही है, 30 मिनट की समथिंग पीक दिख रही है, और ये 38, 38 और ये अलग अलग कंपाउंड। ये कंपाउंड लीड हुए हैं उसकी पोलैरिटी के बेसिस पे। चूंकि RP80 कॉलम से सेपरेट किया गया है, तो जो कंपाउंड थोड़े नॉन पोलर होते हैं वो उसमें रिटेन करते हैं, जो पोलर होते हैं कंपाउंड वो पहले इल्यूट होते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स दिख रहे हैं आपको, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, ये कंपाउंड पोलर हैं और ये कंपाउंड इस तरफ आके नॉन पोलर हैं। अब ये आयनाइज हुए हैं तो इसके अंदर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हुआ है। तो इस पर देखते हैं हम कौन सा कंपाउंड का स्पेक्ट्रा कौन सा। हम किसी भी कंपाउंड पर क्लिक करते हैं, सपोज करो हम 38 पर क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी क्लिक है तो आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, बढ़ा दें, तो अभी आप देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है नेगेटिव ESI मतलब नेगेटिव मोड इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन, और ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव ESI। आपको यहाँ पर दो पिक्स दिख रही हैं, एक 522.00 और एक 524.2.00। 568 दिख रहा है नेगेटिव मोड में, और यहाँ पर आपको 1047.4 दिख रहा है नेगेटिव में। तो सबसे पहले अगर स्पेक्ट्रम आपके पास है तो स्पेक्ट्रम कभी बयान नहीं करेगा कि ये कंपाउंड कौन सा है,
ये आपको पता करना होगा ये कंपाउंड कौन सा है। क्या जो हमारे कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है उसके हिसाब से मास आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो ये पकड़ना जरूरी है कि इसकी M+H पीक कौन सी है, इसका एक्चुअल मास कितना है। तो ये आपको दिख रहा है 522 नेगेटिव में, 524 पॉजिटिव में, 568 आपको दिख रहा है नेगेटिव में। और ये आपको यहाँ पर जूम करते हैं हम, ये पीक को जूम करते हैं, ये जूम किया हमने, 541 दिख रहा है और आपको 546 दिख रहा है। तो अब देखते हैं हम क्या क्या कंपाउंड है इसमें। और ऊपर 568 है, 584 है, 559 भी है नेगेटिव में, यहाँ पर देखिए 559 भी है नेगेटिव में। तो अब हमें क्या क्या दिखा, हमें देखा नेगेटिव मोड में 522, पॉजिटिव मोड में हमें देखा 524, नेगेटिव मोड में देखा हमें 559.9, 568.1, 584.4 और यहाँ पर दिख रहा है हमें 541, 546 और ये देखिए, और एक पीक और दिख रही है आपको 1047.4, 1047.4। तो यहां पर एक बड़ा सा ही सुंदर सा रिलेशनशिप है कि अगर आप M में एक जोड़ेंगे, मतलब अगर आप 523 में एक जोड़ेंगे तो 524 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो 522 हो जाएगा। यहां पर जो 559 दिख रहा है एक्चुअली वो दिख रहा है आपको 46। अगर 523 में आप 46 ऐड करेंगे तो 559 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव मोड में है। ये तो एग्जैक्ट मास है इसका, एग्जैक्ट मास है इसका। 559 नेगेटिव में दिख रहा है 541, 523 प्लस 18, 18 क्या है, अमोनिया, जो हम आपको पहले दिखा चुके। 546 क्या है, प्लस 23, ये क्या है, M प्लस सोडियम। अब देखो कि 523 अपन को पता चल गया, 523 मास है, तो ये हुआ M+H, M+1, ये हुआ M+18, चूंकि M इज इक्वल टू हो गया 523, M इज इक्वल टू हो गया 523, 546 क्या हो गया, M प्लस सोडियम, M+23, या इसको कहते हैं M प्लस सोडियम, इसको कहेंगे M प्लस अमोनिया, M+1, और 1047 ये हो गया आपका 2M+1, 2M+H, 2M+1। अब 559 कभी कभी फॉर्मेट एडिक्ट आ जाता है नेगेटिव मोड में। तो 523 में अगर आप 46 ऐड करोगे SCOH, ये देखो HCOOH, तो भाई 16 दूनी 32 और 12 44 और 2 46, तो M प्लस HCOOH नेगेटिव। तो ये हो गया आपका, ये चूंकि हमने फार्मिक एसिड मोबाइल फेज में डाला था 0.1% फार्मिक एसिड ये मोबाइल फेज बनाई थी, तो आपको ये 559 जो मास दिख रहा है वो M प्लस फार्मिक एसिड दिख रहा है।
तो ये इसमें M प्लस क्लोरीन नहीं दिखा, ये M प्लस M माइनस H है। अब हमें ये पता चल गया कि M जो है वो 523 है, दिस वन। तो इस 523 को हम बड़े सारे डेटाबेस है, जैसे मरीनलेट है, एंटीवेस है, डिक्शनरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें हम सर्च कर सकते हैं। अब ये तो हो गई भाई एक मास की बात कि हमने 523 मास इसमें आइडेंटिफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव स्पेक्ट्रा और नेगेटिव स्पेक्ट्रा। चलो एक दो एक्सरसाइज और करते हैं हम और देखते हैं किस प्रकार के एडक्ट और भी हैं। हाँ, एक बात और कि जिस पीक पे हमने क्लिक किया 38 पे क्लिक किया तो यहां पर रिटेंशन टाइम दिखा था 37.7, मतलब ये उसी पीक पे उसी के करस्पॉन्डिंग हम मास देख रहे हैं। हम किसी पीक का मास कहीं और नहीं देखेंगे, हम उसी पीक का मास उसी रिटेंशन टाइम पर देखेंगे। चूंकि ये एलसी से चला है कॉलम के थ्रू, तो ऐसे दिख रहा है। अगर डायरेक्ट इन्फ्यूजन होता तो ये पीक लगभग 1 मिनट के समथिंग आ जाती और हमारा स्पेक्ट्रा यहीं पर दिखाई देता। चूंकि सेपरेशन है, आप देख सकते कितने सारे कंपाउंड हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, लगभग 40 से 45 कंपाउंड सिस्टम से इल्यूट हुए हैं और इन सबके मास यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया कि M प्लस H भी है, M प्लस अमोनिया भी है, M प्लस सोडियम भी है। चलिए हम इसका मास देखते हैं। ये देखिए एक पीक है जो इल्यूट हुई है 32.8 मिनट पर। अब हम इसके मासेस देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मासेस जो हैं वो इल्यूट हुए हैं। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ डाइमर बने हैं। अगर यही हम 10 टाइम डाइल्यूट कर देते एक्सट्रैक्ट को तो ये डाइमर हमें नहीं मिलते, केवल M प्लस H मिलता। यहां पर जो मास दिख रहे हैं वो 508 पॉजिटिव में, 508, 526 पॉजिटिव में, 548 पॉजिटिव में, 543 पॉजिटिव में, और 1051.4 पॉजिटिव में, और 1073 पॉजिटिव में। तो इन सब के हम मासेस लिख लेते हैं, देखते हैं क्या है। और 570 नेगेटिव में। चलिए पहले हम मासेस लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या मास हो सकता है। अब देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव का एक्सपेंडेड व्यू है। लगभग नीचे आप देख रहे होंगे MYZ वैल्यू पर 490 से लेकर लगभग 610 615 तक ये इसका एक्सपेंडेड व्यू है। और हाँ, और ये आइसोटोप्स होते हैं इसके। ये जो आइसोटोपिक पैटर्न है वो इस प्रकार है, ये आइसोटोपिक पैटर्न, दैट इज कॉल्ड आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है।
तो अब हम देखते हैं कि इसका मास कितना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव में कोई पीक नहीं है, एक 511 की पीक दिख रही है। तो कभी कभी नेगेटिव में पीक्स नहीं दिखती। नेगेटिव मोड थोड़ा सा लो सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी आयन इंटेंसिटी कम आती कंपेरिजन पॉजिटिव के। यही इंटेंसिटी देख लो आप, पॉजिटिव में 10,000 है, 40,000 है, और यही नेगेटिव में 6,000 की समथिंग है। तो पीक्स अपने आप से सप्रेस हो जाती है। नेगेटिव में थोड़ी कम इंटेंसिटी देखने को मिलती है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो नेगेटिव में मोस्ट अबंडेंट दिखते हैं, बाकी लगभग 70 से 80% या 90% कंपाउंड नेगेटिव में लो इंटेंसिटी ही दिखाते हैं। अब देखिए 508 दिख रहा है, 526 दिख रहा है, और 543 और 548 दिख रहा है। तो इसका जो मास है 507 है, 1051 दिख रहा है। तो 507 में अगर आप एक जोड़ोगे, m हो गया इक्वल टू 507। 507 में एक जोड़ोगे 508 हो गया +1। 507 में 1051 दिख रहा है, तो 508 दूनी तो हो गया भाई 507 दूनी हो गया 1014, और 1014 +39 1051 दिख रहा है इसमें, जो कि यस, इसका मतलब ये है कि एक मास 507 है और एक मास जो है इसमें 525 का है। मतलब एक ही टाइम पर दो पीक इल्यूट हुई हैं, क्योंकि ये इसका 2m+1 है, तो ये एक मास इसमें 525 का इल्यूट हुआ है। तो इस सिस्टम में दो पीक इल्यूट हुई हैं, एक तो एक 507 वाली और एक 525 वाली। तो 525 + 1 526, और 525 दूनी 1050 + 1। तो यहां पर हमें दो मासेस देखने को मिले। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी दुविधा में आ गया था कि भाई ये क्या हो गया, तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। लेकिन एक्चुअली यहां पर एक पीक पे दो कंपाउंड इल्यूट हुए हैं, 507 और 508 525। अब जो 570 दिख रहा है वो कितने का अंतर है लगभग, कि अगर आप 525 में 46 जोड़ोगे तो लगभग 570। तो ये भी फॉर्मेट है, चूंकि ये सिस्टम मैं चला रहा था और लगभग 0.3-0.5 डाल्टन का इसमें थोड़ा सा शिफ्ट था, जिसकी वजह से ये 570 दिखा रहा है। अगर सिस्टम सही तरीके से ट्यून होता तो निश्चित ही ये 571 दिखाता। तो मतलब जो हमारा इंटरप्रिटेशन का तरीका बिल्कुल सही है। हमने इसमें दो मासेस पकड़े, एक 507 और एक 525। आपको एक मास यहां भी दिख रहा है, जूम करेंगे इसको, जो कि 1073 है। 1073 यहां पर लिख देंगे हम, 1073 सही है भाई। 525 × 2 1050 + 23 1073। इसका मतलब ये हुआ कि ये M2M + Na है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि इस पीक पर, तो ये बात ये कंफर्म हो गई कि इस पीक पर पर्टिकुलरली जो कि इल्यूट हो रही है लगभग 32 मिनट पे, इसमें एक साथ दो कंपाउंड इल्यूट हो रहे हैं, 507 एंड 525। तो ये इस बात पर डिपेंड भी करता है कि भाई किस पीक की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी, पीक इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। 508 की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो निश्चित ही 508 कंपाउंड इस पीक में ज़्यादा है। मतलब कि वो कंपाउंड 500
ये लगभग 45-55 के रेशियो में है। जो पीक रेशियो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर तो चूंकि एक ही जगह एल्यूट हो तो एक ही पीक दिखाएगा, लेकिन ये लगभग 50% होगा। अगर 100% है तो ये लगभग 90% होगा। तो हम कह सकते हैं भाई 55 और 45 के रेशियो में कंपाउंड है। मतलब अगर आप इस पीक को आइसोलेट करोगे तो आपको दो कंपाउंड मिलेंगे, 525 और 508, जिनका रेशियो लगभग 1:1 के समथिंग होगा। तो ये तो हो गया 507, 508, और लगभग ऐसे ही हम कंपाउंड रीड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम बैक्टीरियल कम्युनिकेशन बारे सिस्टम के बारे में समझेंगे। मेरा एक पेपर है, रिसर्च पेपर है केमिकल बायोलॉजी, जिसमें हमने ये डिटेक्ट किया है कि कैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एप्लीकेशन हम बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग डिटेक्ट करने में कर सकते हैं, और कैसे नेचुरल प्रोडक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज एंटी कोरम सेंसिंग एजेंट। और ये भी डिस्कस करेंगे कैसे हमने एरिथ्रोमाइसिन के नए मेटाबोलाइट आइडेंटिफाइड किए मार्केटेड टैबलेट में। हैवी आइसोटोप लेबलिंग का हम पता करेंगे अगले वीडियो में। चूंकि बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग थोड़ा सा बड़ा है, तो अगले वीडियो में हम केवल बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग डिस्कस करेंगे, कैसे बैक्टीरिया स्मार्टली वर्क करता है, कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नलिंग, केमिकल सिग्नलिंग। तो नमस्कार, धन्यवाद।